हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नवंबर आ चुका है और अब ये वक्त है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए फोकस करने का, यानी कि अब कमर कस लेने का वक्त आ चुका है कि आप अगर यूपीएससी 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, किस तरीके से हमें इस वक्त तैयारी करनी चाहिए, कब एग्जाम तक कैसे तैयारी करनी चाहिए, वो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आपको आपकी तैयारी में जरूर से जरूर बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो हम लोग इस स्ट्रेटजी को डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पर। तो सबसे पहले तो आपको यह तस्वीर दिखाता हूं। यह मौसम है नवंबर का और उसके बाद दिसंबर आने वाले हैं। दिसंबर में आप मसूरी में बर्फ गिरेगी और कुछ आपका लबासना, जहां पर आपको ट्रेनिंग करने का, आपकी ट्रेनिंग करने का सपना है कि मैं लबासना में जाकर यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद वहां पर ट्रेनिंग करूंगा, तो ये वो जगह है, वो खूबसूरत जगह है जहां पे आपकी ट्रेनिंग होगी। ये लबासना की दिसंबर की तस्वीर है, जब वहां पे बर्फ गिरती है, इतना खूबसूरत हो जाता है लबासना। तो डेफिनेटली यहां पर अगर आपको जाना है तो आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना पड़ेगा। यहां पर वो लग्जरी, वो चीजें मिलेंगी जो आप अभी तक जिसका सपना देखते आए हैं। तो अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई करना है तो याद रखिएगा, उसका जो पहला स्टेप है प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा, वो आपको क्वालिफाई करनी ही पड़ेगी। याद रखिएगा, यूपीएससी में प्रीलिम्स है, मेंस है, फिर पर्सनालिटी टेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ तो फिर समझ लीजिए कि आपका सपना जो है वो पहले स्टेप पे ही टूट जाएगा। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो और आप कामयाब हो। तो इसलिए आज हम लोग इस पर स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि हमारा प्रीलिम्स कैसे निकले, फिर उसके बाद मेंस की भी स्ट्रेटजी डिस्कस की जाएगी किसी दूसरे वीडियो में, फिर उसके बाद आगे की पर्सनालिटी टेस्ट पर भी बात होगी। तो आज हमारा फोकस है कि भाई प्रीलिम्स निकालना है और किसी भी हालत में निकालना है तो क्या चीजें हम लोग फॉलो करें। तो बात यहां पर हो जाती है कि देखिए, प्रीलिम्स का सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। प्रीलिम्स देखिए, जीएस पेपर 1 होता है जिसमें आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, एनवायरमेंट पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। इसके अलावा जीएस पेपर 2 होता है, सीसैट पेपर होता है, जो कि हमें लगता है बहुत आसान है, क्वालिफाइंग ही है, सिर्फ आप इसमें जो है क्वालिफाई आपको करना है। लेकिन ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैं जानता हूं कि वो बहुत अच्छे हैं, मेंस में बहुत अच्छी उनकी आंसर राइटिंग है, बहुत ही शानदार है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रीलिम्स क्वालिफाई सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाया, उनका नहीं हो पाया क्योंकि उनका जीएस पेपर 2 जो है वो क्वालिफाई नहीं हो पाया, सीसैट का पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि ऐसा आपके साथ हो। आप जो है प्रीलिम्स के जो जीएस पेपर 1 है उसकी तो तैयारी कीजिए ही, लेकिन ये अब हाई टाइम है, ये अब सही समय है कि आप जीएस पेपर 2 यानी सीसैट को भी स्टार्ट कर दीजिए। कैसे करना है, क्या क्या करना है, वो आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, कंप्रहेंशन आता है, इंटरपर्सनल स्किल्स आती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, लॉजिकल रीजनिंग आती है, डिसीजन मेकिंग आती है, जनरल मेंटल एबिलिटी आती है, बेसिक न्यूमेरेसी क्वेश्चन पूछा जाता है, डेटा जो है इंटरप्रिटेशन वगैरह सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो सिलेबस ऑलरेडी आपको पता होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक ब्रीफ में आपको डिस्कस कर दिया। अब बात आती है कि सर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्रीलिम्स निकले कैसे, किस तरीके से प्रीलिम्स निकले, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग, मैं इसको थोड़ा सा 2 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले नवंबर से लेकर मार्च तक का वक्त क्या होना चाहिए कि हम कैसे तैयारी करें, कैसे फोकस करें, ठीक है। तो नवंबर तक से मार्च तक में क्या हमें करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको पॉलिश करना चाहिए। यानी कि आप अपने कोर सब्जेक्ट जो हैं, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है वो उस पर आप पूरी तरीके से फोकस हो जाइए, पूरी तरीके से फोकस हो जाइए और एम रखिए कि किस तरीके से उसे हमें प्रीलिम्स के लिए तैयार करना है। प्रीलिम्स के लिए भाई, मेंस अगर आप ऑलरेडी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, आपका मेंस की आंसर राइटिंग चल रही है, मेंस के सब्जेक्ट चल रहे हैं, मेंस का जीएस आप तैयार कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ मेंस के साथ साथ जो आंसर राइटिंग के साथ साथ आप जो उसके कॉन्सेप्ट होते हैं किसी भी टॉपिक
टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट होते हैं और साथ ही साथ उसके जो फैक्चुअल नॉलेज होती हैं वो सब अब फोकस करना शुरू कर दीजिए। मतलब आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और उसको आप समझ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो फैक्चुअल डेटा दिए हुए हैं उन पर भी अब आपको कंसंट्रेट करना चाहिए, उनको अलग से लिख कर प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी चाहिए, उनको याद करने की कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने जो कोर सब्जेक्ट हैं, जो तैयार हो चुके हैं, उनको अलग कर दीजिए। जो नहीं तैयार कर रहे हुए हैं अभी तक, उन पर फोकस कीजिए, उनको बार बार पढ़ना, उनकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। उनकी एक स्ट्रेटजी बनाइए कि नवंबर से मार्च तक, यानी कि फरवरी के लास्ट तक भी मान लें तो उसको हमें तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर रिवीजन का वक्त आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोर सब्जेक्ट को आपको करना है। तो आपको स्टैंडर्ड जो रेफरेंस बुक्स हैं, अभी वो वक्त नहीं आया कि आप छोटी छोटी पतली पतली बुक्स हैं उनकी तरफ भागें, बल्कि आप जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको फॉलो कीजिए, स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कीजिए, साथ ही साथ कंप्रिहेंसिव नोट्स को फॉलो कीजिए। अपने नोट्स शॉर्ट में, जितने शॉर्ट हो सके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपने शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। अच्छा, हम लोग जब नोट्स बनाते हैं तो होता क्या है कि बड़ी बड़ी बातें, मतलब जो पूरी किताब में बातें लिखी होती हैं उसी को एज इट इज जो है वो अपने नोट्स में छाप देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको किताब में कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसमें जो फैक्चुअल नॉलेज जो आपको भूल जाती है, जो नहीं याद रह पाती, सिर्फ उसी को अपने नोट्स के अंदर पॉइंटर के तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं इस वक्त प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। और ये ऐसा नहीं है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो मेंस में नहीं काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा, क्योंकि वहां पे भी तो आपको फैक्ट दिखाने होते हैं, वहां पर भी तो आपको कॉन्सेप्ट जो समझा होता है उसे लिखना होता है। तो आप क्या कीजिए, जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उसको समझिए, अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, और जो फैक्चुअल नॉलेज है जो आपको भूल जाती है या कोई ऐसे पॉइंट्स है तो उनको पॉइंटर की तरीके से नोट करने की अपने नोट्स में कोशिश कीजिए। पूरी पोथी उतारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा है करंट अफेयर्स पर फोकस हो जाइए। करंट अफेयर्स जो, अच्छा लोग पूछते हैं सर कितने समय का करंट अफेयर कर लें, 1 साल का कर लें, 6 महीने का कर लें। देखिए, ये कहीं पर भी फिक्स यूपीएससी नहीं देता कि हम 6 महीने का पूछेंगे, 1 साल का पूछेंगे, बल्कि वो आपसे कहता है कि हम करंट अफेयर पूछेंगे। हो सकता है 3 साल पहले कोई बात डिस्कस की गई हो, करंट अफेयर में रहा हो, और आज उसका रेलेवेंस है, यानी कि आज वो कहीं ना कहीं उसका जो है वो असर दिखाई पड़ रहा है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कैसे करें? तो सीधी सी बात, आज जो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसको आज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ना पढ़ें, बल्कि उसके बेसिक, मतलब अगर कोई भी टॉपिक चल रहा है, मान लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैं बात बता रहा हूं, अगर मान लीजिए कि उसमें स्टेम सेल पर कोई रिसर्च आया, स्टेम सेल पर कोई खोज अभी हुई है रिसेंटली, तो आप उस जो खोज हुई है स्टेम सेल पर उसको तो पढ़िए ही पढ़िए, साथ ही साथ स्टेम सेल क्या होती है उसके बेसिक्स को भी पढ़ लीजिए, साथ ही साथ स्टेम सेल पर और क्या काम पिछले 3-4 सालों में हुआ है उसको भी आपको पढ़ने की जरूरत है। तो थोड़ा सा कंप्रिहेंसिव जाना पड़ेगा भाई, यूपीएससी का एग्जाम है तो कंप्रिहेंसिव तो चलना ही पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो वो आपके जो आजकल नोट्स अवेलेबल हैं, हमारे पीडब्ल्यू के भी जो नोट्स अवेलेबल हैं, जो बुक्स अवेलेबल हैं, उनमें भी ऐसे हम कंप्रिहेंसिव देते हैं। इसके अलावा मार्केट में भी बहुत सारे नोट्स हैं जिसमें कंप्रिहेंसिव नॉलेज दी जाती है किसी भी करंट अफेयर की, तो उसे ही फॉलो कीजिए। इसके अलावा अगर आप डेली न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अल्टीमेट, क्या बात है, बहुत शानदार बात है। लेकिन उसी की जगह पर अगर आप डेली न्यूज़पेपर को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको मंथली, कोई भी एक मंथली मैगजीन जो है उसे फॉलो करना है, लेकिन यह बात होनी चाहिए कि मंथली मैगजीन जो आपकी जो आप पढ़ रहे हैं वो यकीन रखिए कि अगर मैं 5 से 6 तारीख में मंथली मैगजीन्स आ जाती हैं, तो 5 से 6 तारीख में अगर वो मैगजीन आपके पास आ गई तो अगले 30 तारीख तक, मतलब अगले जो 5 से 6 तारीख आने वाली है नेक्स्ट मंथ की, उससे पहले पहले आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसमें कुछ बचा नहीं रहना चाहिए। होता क्या है, हम मंथली मैगजीन्स लाते तो हैं करंट अफेयर्स की, लेकिन वो बस उसका ढेर लगता जाता है, वो हम तैयार कर लेंगे फिर वो कभी नहीं तैयार हो पाती, तो ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रीलिम्स प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। अब जो है वो आप एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर के, सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपको इंसाइट मिलता है, इससे यह पता चलता है कि आखिर किस तरीके के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको एक इंसाइट देता है प्रीवियस ईयर का पेपर, जो पुराने पेपर हैं वो देते हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना शुरू कीजिए। अब 1990 से मत सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा, मतलब कम से कम 7-8 सालों के, पिछले 6-7-8 सालों के पेपर जो है वो सॉल्व करना करिए,
वो आपके लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा आप किसी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना जरूरी है, उसके बिना नहीं। प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कीजिए, उसके बाद कोई टेस्ट सीरीज अगर आप फॉलो करना चाह रहे हैं बिल्कुल फॉलो कीजिए। ये वक्त है कि आप जितने ज्यादा एमसीक्यूज लगाएंगे आपके लिए फायदा होगा। फिर सीसैट पर पूरा फोकस होना है, कम से कम अब सीसैट में एक एक टॉपिक, अब वो ये वक्त जो होगा नवंबर से मार्च तक का जो वक्त होगा, इसमें आपको सीसैट का टॉपिक वाइज जो है वो प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपने कंप्रहेंशन निकाल लिया, आपने जो है वो बेसिक न्यूमेरेसी निकाल ली, उसका जो है आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज आप जो है उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़िए, और ज्यादातर तो सीसैट में प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस कीजिए, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो सीसैट पर इस वक्त आपको पूरी तरीके से फोकस हो जाना है। बिल्कुल इसको हल्के में मत लीजिएगा, बार बार मैं कह रहा हूं इसको बिल्कुल हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्यादा मार्क्स आ गए तो कौन सी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, बात समझ में आ रही, ठीक है। अच्छा, अगर आप इस वक्त मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उसको छोड़िए मत, ठीक है। दिन में 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का वक्त निकाल लीजिए, जो भी आपकी प्लान के हिसाब से हो, उसमें मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन अब मान लीजिए कि आप इस वक्त एक कोर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं हिस्ट्री की किताब, हिस्ट्री की क्वेश्चन का मेंस के आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस हो रही है वो हिस्ट्री का चल रहा है, तो फिर मजा नहीं आएगा। आप काम क्या कीजिए जिससे कि थोड़ा सा चीजें ठीक हो जाएं, कि पता लगा कोर सब्जेक्ट आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं तो फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर के या मेंस के जो भी क्वेश्चंस आप कहीं से भी लेते हैं उसकी ही प्रैक्टिस कीजिए, तो वो आपको ज्यादा बेहतर जो है रिजल्ट दे पाएगी, ठीक है। इससे आपका टॉपिक भी तैयार होता रहेगा, प्रीलिम्स के हिसाब से भी, मेंस के हिसाब से भी, और आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो अभी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा धीमे कीजिए, क्योंकि अभी प्रीलिम्स के लिए फोकस करना है। जो लोग, ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जो ऑलरेडी कर रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग में, तो वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस छोड़े नहीं, ठीक है। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो तो अभी सिर्फ सीधे, इसका मतलब अगर आप नहीं कर रहे हैं इसका मतलब अभी आप, मैं ये समझता हूं कि अभी आपको टॉपिक्स, अपने कोर टॉपिक्स बहुत क्लियर नहीं है, अभी आपने सही से तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, तो अभी आप पूरी तरीके से फोकस होइए प्रीलिम्स के लिए। मेंस अगर कर सकते हैं, अगर बहुत मेहनत करने की ताकत है तो करिए, वरना अभी पूरी तरीके से फोकस कीजिए प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि ये आपका कोर सब्जेक्ट तैयार करने में ही इतना वक्त लग जाएगा कि आपको मेंस आंसर राइटिंग करने का समय ही नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात ये हो गई, ये तो हो गया नवंबर से मार्च तक का। अब ये सारी चीजें आप करने के बाद अप्रैल से मई की बात करें, यानी मार्च खत्म हो जाएगा या मिड मार्च से आप स्टार्ट कर लीजिए, या मार्च खत्म हो जाए, अप्रैल और मई का क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो अप्रैल और मई की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसमें सिर्फ रिवीजन होना चाहिए, कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए। ये जो आपको 1.5 से 2 महीने मिलेंगे, इसमें सिर्फ आप रिवाइज कीजिए, जो भी कोर्स सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए हैं उनको रिवाइज कीजिए। अब आपको पता चल चुका है कि कौन से टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आते हैं, तब तक आपको मार्च तक पता चल जाएगा कौन से टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आते हैं, कौन से टॉपिक आपके बहुत अच्छे तैयार नहीं है। तो जो अच्छे से तैयार नहीं है उनको थोड़ा बहुत पढ़कर और उनका रिवीजन स्टार्ट कीजिए। साथ ही साथ जो अच्छे टॉपिक तैयार हैं, अच्छे से हैं, उनको भी बार बार उनके जो पॉइंटर आपने बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, जो मैंने पहले बताया कि पॉइंटर की तरह से जो आपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाए हैं, उनको रिवीजन स्टार्ट कीजिए, उनका रिवीजन करिए, रिवीजन कीजिए। लेकिन याद रखिए, कुछ बहुत नया पढ़ने का या कोई नया टॉपिक या पूरा का नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश इस मंथ में मत कीजिए। जो भी आपने पढ़ लिया है, रिवीजन 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 इस वक्त बेस्ट है। रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा। जो छूट गया, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, उसे अगर छोड़ देंगे तो वो आपको इतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ टॉपिक रिवाइज नहीं किया तो आपको वो नुकसान कर जाएगा। तो इस वक्त आपको अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको रिवाइज करना है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, यानी अप्रैल से मई के बीच में सिर्फ रिवीजन होगा। इसके अलावा आप जो है वो मॉक टेस्ट दीजिए, आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। इन 2 महीने में जितना हो सके लंबे लंबे मॉक टेस्ट दीजिए, यानी पूरे फुल लेंथ मॉक टेस्ट जिसमें पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो आते हों, हर सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चंस आते हो, टॉपिक वाइज नहीं, मिक्स क्वेश्चंस आते हो, ठीक है। ऐसे मॉक टेस्ट दीजिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना आप स्टार्ट कीजिए और खूब अच्छे से दीजिए। जितना पेपर आप लगा सकते हैं, एक दिन में 2 पेपर लगा सकते हैं, 3 पेपर लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, जो आपकी कैपेसिटी है, फुल मॉक टेस्ट इस वक्त स्टार्ट कर दीजिए। तो ये 2 महीने जो आपका लास्ट 2 महीना होगा, इसमें आपको क्या करना है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और दूसरा जो है वो आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं। अच्छा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो सीसैट के
भी लगाने हैं और जीएस के भी लगाने हैं। सीसैट में अभी इस वक्त आ जाएगा, फुल लेंथ जो है वो खूब प्रैक्टिस कीजिए, सीसैट की खूब प्रैक्टिस कीजिए आपके जीएस पेपर की। तो इस वक्त आपको रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाने हैं। फिर उसके बाद याद रखिएगा, हर चीज का टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। अपने टाइम को मैनेज कीजिए, हर चीज को टाइम दीजिए। हर चीज को मतलब ये हो जाता है कि सब्जेक्ट को आप जीएस को भी टाइम दीजिए, सीसैट को भी टाइम दीजिए, और इसके अलावा अपने बॉडी पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अक्सर हम स्ट्रेस में आ जाते हैं और स्ट्रेस की वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। और अगर हम हफ्ते भर बीमार हो गए तो हमारी सारी स्ट्रेटजी, सारा प्लान जो है वो सब खराब हो जाएगा, कुछ भी सही नहीं बचेगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए, जिसमें आप अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए। अच्छा खाना खा सकें उसके लिए भी कोशिश कीजिए कि अच्छा खाना खाइए, अच्छे तरीके से रेस्ट कीजिए, और थोड़ी सी आधे घंटे ही सही आप एक्सरसाइज करिए। ये जरूरी है, ये उतना ही जरूरी है जितना कि आपके जो कोर सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे थे, सीसैट तैयार कर रहे थे, उतना ही जरूरी है कि अपनी हेल्थ पर भी आप ध्यान दीजिए। तो हर चीज का एक टाइम होना चाहिए, ठीक है, टाइम होना चाहिए। अगर दिन में आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप 1 घंटे जो है वो अपने एक्सरसाइज में मैं नहीं कर रहा हूं जिम ज्वाइन कीजिए, लेकिन थोड़ा सा टहलिए, घूमिए, ठीक है, थोड़ा इंटरटेनमेंट भी रखिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन इंटरटेनमेंट में ही इन्वॉल्व मत हो जाइए। इंटरटेनमेंट एक टाइम बनना चाहिए कि ये इस समय इंटरटेनमेंट का है और इस वक्त मैं पढ़ाई के बारे में नहीं सोचूंगा। अब आप कुछ लोग कहते हैं सर पूरे का पूरा मुझे टाइम मैनेजमेंट के का वो टाइम टेबल बता दीजिए। सर ये टाइम टेबल दुनिया में कोई नहीं बता सकता, सीधी से मैं बात कर रहा हूं, और ये बिल्कुल खुले आम मैं बात कर रहा हूं। हर एक इंसान अलग होता है और हर एक इंसान की अपना एक टाइम टेबल होता है, उसकी अपनी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, और उसी के हिसाब से उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है, और उसे अपना टाइम टेबल खुद अपने विवेक से अपनी जो कैलिबर है उस हिसाब से अपने टाइम टेबल को सेट करना चाहिए। कोई 8 घंटे पढ़कर किसी टॉपिक को तैयार कर लेता है, कोई सिर्फ 4 घंटे में कर लेता है, और किसी को उसी टॉपिक को तैयार करने में 12 से 14 16 घंटे लग जाते हैं। तो ये आपके ऊपर है, ये अप टू यू है। अब इतना तो आप होशियार हो ही चुके हैं अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप देश को मैनेज करने जा रहे हैं, पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज करने जा रहे हैं, तो आपका अपना मैनेजमेंट तो बढ़िया होना ही चाहिए, और ये आप ही को करना है, ठीक है, आप ही को करना है। कोई ये नहीं बताएगा 5 बजे सुबह सब लोग उठ जाया कीजिए, तो 5 बजे सबकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है 5 बजे सुबह उठने की नहीं होती है, या रात में 10 बजे सो जाया कीजिए, तो 10 बजे बहुत सारे लोगों के घर में खाना भी नहीं खाया जाता है। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है। फाइनल मंथ स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए, उसमें लास्ट मंथ में मैंने आपको पहले ही बता दिया, रिवाइज करना है आपको नोट्स को, ठीक है, फिर मॉक टेस्ट देते हैं, और साथ ही साथ कुछ नया नहीं पढ़ना, ये मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया। अब आगे बात करते हैं कि कैसे स्टे हेल्दी पॉजिटिव। तो मैंने ये भी बता दिया आपको कि आपको हमेशा याद रखना है कि आपको ब्रेक्स देने हैं, एक्सरसाइज करनी है, मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड कि हम कर जाएंगे यार, कर जाएंगे, कुछ नहीं है। हमसे 10th में कहा गया था 10th बहुत मुश्किल है, स्कूल बहुत मुश्किल है, जिंदगी जो है वो अगर ये नहीं पास हुआ, इसमें नंबर नहीं आया, तो हम कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। हमने 10th पास किया ना भाई, मम्मी पापा ये बोलते थे ना, 10th पास किया ना, 10th में यही हमको डराया जाता था, लेकिन हमने 10th पास किया, 12th में फिर डराया गया, 12th में हमने पास किया, ग्रेजुएशन में डराया गया, ग्रेजुएशन पास किया, या ग्रेजुएशन पास कर जाएंगे, ये भी पास कर जाएंगे, क्या दिक्कत है यार, मेहनत करेंगे, मेहनत करने वालों का ही होता है ना। आपसे बड़ा तो यूपीएससी, आपकी मेहनत से ज्यादा, आपकी ताकत से ज्यादा तो बड़ा यूपीएससी एग्जाम नहीं है ना। जब वहां 10th में डराया गया वो पास किया, 12th में डराया गया तो वो पास किया, ग्रेजुएशन में डराया गया तो वो पास किया, ये भी पास करेंगे। बस यही पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं और मेरे साथ बेस्ट ही होगा, बस इस पर आपको ध्यान देना है। तो होप कि ये मैंने आपको शॉर्ट में ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस कर दी, होप कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, बहुत ज्यादा आपको ये मदद करेगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग दूसरे वीडियोस में मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।